नमस्कार, राधे राधे। आज हम लाए हैं एक नया चैप्टर, नया टॉपिक, समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श। इस टॉपिक पर हम बात करेंगे कि समावेशी शिक्षा होता क्या है। इससे संबंधित हम MCQ हल करेंगे जो कि आपके UP टेट DLED परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। ये समावेशी शिक्षा होती क्या है, निर्देशन क्या होता है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा कैसी होती है, इनको किस प्रकार का परामर्श देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं MCQ टेस्ट। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के विकास के लिए कौन कौन से बच्चों को शिक्षा की हद में ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि समावेशी शिक्षा के विकास के लिए कौन कौन से बच्चों को शिक्षा की हद में ले सकते हैं। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है कि पहला ऑप्शन है कार्यशील बच्चे, दूसरा हमारा ऑप्शन है सड़कों पर पाए जाने वाले बच्चे, तीसरा हमारा प्रवासी श्रमिकों के बच्चे और चौथा हमारा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसमें जो समावेशी शिक्षा होती है इसमें हमको क्या होता है, देखो कार्यशील बच्चे भी इसमें लिए जाते हैं। बात की जाए सड़कों पर पाए जाने वाले बच्चे, ये भी विकल्प सही है। प्रवासी श्रमिकों के बच्चे, ये भी सही है। तो जो हमारा उपरोक्त सभी है, ऑप्शन नंबर ड हमारा सही हो जाएगा कि समावेशी शिक्षा के विकास के लिए हमें कार्यशील बच्चों को भी ले सकते हैं, सड़कों पर पाए जाने वाले बच्चों को भी ले सकते हैं, प्रवासी श्रमिकों के बच्चे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 2, प्राचीन काल में शिक्षा में निपुण होते हैं। जो हमारी प्राचीन काल की शिक्षा थी उसमें निपुण होते कैसे थे, मतलब कौन से लोग निपुण होते थे इसमें। नंबर 1 आ दे रखा है ब्राह्मण, नंबर 2 क्षत्रिय, नंबर 3 शूद्र और नंबर 4 आ व दोनों होते। तो प्राचीन काल की शिक्षा में जो गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन से लोग निपुण होते थे। तो देखो यहाँ पे ब्राह्मण की बात की जाए तो ये भी निपुण होते थे, क्षत्रिय की बात की जाए तो ये भी निपुण होते थे, शूद्र की बात की जाए तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो जो हमारा अ और ब है, ऑप्शन नंबर द, वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, समावेशी शिक्षा समावेशी बालक समूह बनाते हैं। जो समावेशी बालक होते हैं वो किस प्रकार का समूह बनाते हैं। देखो पहला ऑप्शन समांगी, असमांगी, विषमांगी या उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा जो समांगी रहेगा वो तो बना नहीं सकते क्योंकि एक जैसे हो जाएंगे, असमांगी नहीं हो सकता, तो विषमांगी इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कि इसमें समावेशी शिक्षा में सभी तरह के बच्चों को शिक्षा दी जाती है, चाहे कोई गरीब बालक हो चाहे कैसा भी बालक हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सा हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकृत बालकों को बनाना चाहिए। जो विकृत बालक होते हैं, ठीक है, तो इनको किस प्रकार का बनाना चाहिए। परिवार पर निर्भर बनाना चाहिए कि ये अपने परिवार पर ही निर्भर रहें। बा ऑप्शन है आत्मनिर्भर बने, ये खुद कमाएं खुद खाएं। तीसरा सरकार पर निर्भर रहें और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो जो विकृत बालक होते हैं इनको हमें आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। कैसा बनाना चाहिए, आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। तो जो हमारा ऑप्शन बा है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कम होती है। जो मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ बालक होता है, जिसका दिमाग की संतुलन मतलब जो बुद्धि होती है वो कम होती है, तो ऐसे बालक की बुद्धि लब्धि किससे कम होती है। तो इसमें हमें दे रखा है कि औसत बालक से कम होती है, दूसरा हमको दे रखा है कि प्रतिभाशाली बालक से कम होती है, तीसरा हमको दे रखा है समस्यात्मक बालक से कम होती है और चौथा दे रखा है कि उपरोक्त में से तीनों में से कोई नहीं है। तो बात की जाए मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि की, तो ये हमारी औसत बालक से कम होती है। ठीक है, एवरेज
जो हमारी बुद्धि लब्धि होती है उससे कम रहेगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न है छठवां प्रश्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर गलत पड़ गया है, उससे आप 6 कर लेना, ठीक है। इसमें कह रहा है मंदित बालकों की शिक्षा हेतु ध्यान रखें। जो मंदित होते हैं, धीमे धीमे करने वाले बालक होते हैं, उनकी शिक्षा हेतु किस प्रकार का ध्यान रखें। उनकी रुचि का ध्यान रखें, उनकी अप्रेरणा का ध्यान रखें, या रुचि एवं अप्रेरणा दोनों का ध्यान रखें, या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो जो मंदित बालक होते हैं उनकी हमें रुचि का भी ध्यान रखना होगा, उनकी अप्रेरणा का भी ध्यान रखना होगा। तो जो ऑप्शन नंबर सा है हमारा, रुचि व अप्रेरणा, ये हमारा सही हो जाएगा। अगला है पिछड़े बालकों के प्रकार हैं। जो पिछड़ा बालक होता है उसके प्रकार कितने हैं। तो पहला ऑप्शन दे रखा है हमारा सामान्य पिछड़ापन, दूसरा विशिष्ट पिछड़ापन, या फिर ये कह रहा है कि सामान्य पिछड़ापन और विशिष्ट पिछड़ापन दोनों होने चाहिए, और चौथा ऑप्शन है हमारा कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे बात की जाए पिछड़े बालकों के प्रकार की, तो यहाँ पे देखो सामान्य पिछड़ापन ये भी हमारा पिछड़ा बालक है, विशिष्ट पिछड़ापन ये भी हमारा विशिष्ट बालक वो पिछड़ापन बालक है। तो जो ऑप्शन नंबर सा है हमारा वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सा, अर्थात पिछड़े बालक सामान्य पिछड़ापन और विशिष्ट पिछड़ापन दोनों प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अपवंचित बालकों के प्रकार होते हैं। नंबर अ सामाजिक रूप से वंचित, नंबर ब आर्थिक रूप से वंचित, नंबर सा शैक्षिक रूप से वंचित, या उपरोक्त में से सभी। जो अपवंचित होते हैं जिनको कुछ नहीं मिल पाता है, तो उसमें जो हमारा सामाजिक रूप से वंचित ये भी सही हो जाएगा, आर्थिक रूप से वंचित ये भी सही हो जाएगा, और शैक्षिक रूप से वंचित ये भी सही हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 दृष्टिबाधितों के लिए लिपि है। दृष्टिबाधित मतलब जो देख नहीं सकते हैं उनके लिए कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है। पहला ऑप्शन ब्रेल लिपि, दूसरा हिंदी, तीसरा अंग्रेजी, चौथा संस्कृत। देखो जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनके लिए हम ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था, लुईस ब्रेल ने किया था, ठीक है। इसमें उभरे हुए चिन्ह होते हैं जिससे बालक अपने हाथों का स्पर्श करके ब्रेल लिपि द्वारा सीखता है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है ब्रेल, ये सही हो जाएगा। इसमें जो हमारा क्वेश्चन था कि जो वाणी बाधित है बालकों का संबंध किससे होता है। वाणी मतलब बोलने से हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो श्रवण बाधित ये तो सुनने से हो गया, ये गलत है, ठीक है। तो इसमें भाषा संबंधित हमारा ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा कि बोलने से संबंधित है, क्योंकि इसमें ध्वनि का गलत उच्चारण हो जाता है। जैसे सा या रा को गलत तरीके से बोलता जाता है या विकृत करता है, तो यह वाक् ध्वनि विकार हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या है, हकलाना, तुतलाना, मिनमिनाना या कर्कश धीमी आवाज़ में बोलना शामिल हो सकता है। वाणी बाधित का ये है। इसमें क्या होता है, इनकी वाणी अस्पष्ट हो सकती है जिससे परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य लोगों को उन्हें समझने में मुश्किल होती है। संचार में बाधा हो सकता है, वे बोलकर अपनी बातों को दूसरों तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंचा पाते हैं, है नहीं है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, वाणी बाधित वाले जो बालक हैं इसमें हमारा भाषा बाधित हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, भाषा बाधित हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है कि भाषा का कौशल होता है। जो भाषा का कौशल होता है, ऑप्शन नंबर अ बोलना, ऑप्शन नंबर बी पढ़ना लिखना, या ये सभी होता है, ठीक है। तो देखो भाषा कौशल वैसे तो सुबोपली, आप याद रखना, क्या याद रखना, सुबोपली, क्या याद रखोगे, सुबोपली।
सुबोपली। ठीक है, यहाँ पे आपका तो सा दिया है, सु फोर सुनना, बो फोर बोलना, पढ़ना लिखना। ये भाषा कौशल होता है। तो इसमें हमें केवल 3 ही दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बोलना, पढ़ना, लिखना ये सभी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है गंभीर दृष्टिबाधित बालकों की किसकी? बालकों की। ठीक है, गंभीर दृष्टिबाधित बालकों की, यहाँ गलत लिख गया है, क्या होगा? बालक होगा। क्या होगा? आप लोग ध्यान से देख लेना। ये इसकी जगह क्या करना है? बालकों। ठीक है, तो गंभीर दृष्टिबाधित बालकों की दृष्टि क्षमता कितनी होती है? 2/19 होती है, 2/18 होती है, 2/15 होती है, 2/20 होती है। तो गंभीर दृष्टि बालकों की दृष्टि की क्षमता की बात की जाए तो यहाँ पे हमको 2/20 ऑप्शन नंबर द हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा हकलाने का कारण है। हकलाता किस वजह से है बालक? ऑप्शन नंबर वंशानुक्रम होता है। ऑप्शन नंबर वातावरण से संबंधित हुआ है। ऑप्शन सा कह रहा है कि भैया ये दोनों हैं, और ऑप्शन था कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। देखो, हकलाने का वंशानुक्रम भी हो सकता है, मतलब माता पिता से भी मिल सकता है उसे। वातावरण का भी संबंध हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा कि उक्त दोनों हो जाएंगे कि वंशानुक्रम भी हो सकता है और वातावरण भी हकलाने का कारण हो सकता है। अगला है आगे कह रहा है कि श्रवण बाधित के वर्गीकरण का आधार होता है। जो सुनने वाले बालक होते हैं, सुनने वाले बालकों में जो बाधा उत्पन्न होती है उसका वर्गीकरण किसके आधार पे होता है? उसकी बुद्धि लब्धि के आधार पे होता है, उसके डेसिबल अंक के आधार पे होता है, उसकी शैक्षिक उपलब्धि के आधार पे होता है, या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो श्रवण बाधितों की बात की जाए, श्रवण मीन्स होता है सुनना। क्या होता है? सुनना। ठीक है, सुनना होता है। ठीक है, तो इसमें देखो शैक्षिक आ नहीं सकता सुनने के बारे में, बुद्धि लब्धि आ नहीं सकती। इसका मतलब क्या है? डेसिबल अंक होगा हमारा। जो हमारे सुनने की इकाई है वो डेसिबल है। तो जो ऑप्शन नंबर बा है, कौन सा? ऑप्शन नंबर बा हमारा सही हो जाएगा 14 में क्वेश्चन के लिए। अगला प्रश्न है कह रहा है कि श्रवण बाधित के वर्ग कितने होते हैं? जो श्रवण बाधित बालक होता है, सुनने में उस जिससे बाधा उत्पन्न होती है, उसके वर्ग कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर है कह रहा है कम बाधित, ऑप्शन नंबर ब कह रहा है मंद बाधित, ऑप्शन सा गंभीर बाधित, और ऑप्शन द उपरोक्त सभी। तो देखो यहाँ पे हमें कम बाधित ये भी है, मंद बाधित धीमे धीमे सुनने वाला भी है, गंभीर बाधित मतलब जिसको बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है कि वो बिल्कुल सुन ही नहीं सकता, तो ये भी हमारे श्रवण बाधित के वर्ग ही होते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर था है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गंभीर श्रवण बाधित बालकों में कितने डीबी तक की श्रवण बाधितता होती है? जो सुनने वाले गंभीर सुनने वाले बालक होते हैं, जिनको सुनने में कठिनाई होती है, उनका डेसिबल अंक कितना होता है? तो ऑप्शन आ दे रखा है 70 से 89 डीबी, ऑप्शन ब दे रखा है हमारा 80 से 90 डीबी, सा दे रखा है 71 से 91 डीबी, और दा दे रखा है 75 से 89 डीबी। तो गंभीर श्रवण बाधित बालकों के डेसिबल अंक की बात की जाए तो उनका जो डेसिबल अंक है वो 70 से 89 होता है। ठीक है, कितना होता है? 70 से 89 होता है। तो आप लोग ही याद कर लेना।
17वां कह रहा है क्वेश्चन के पूर्ण श्रवण बाधित मतलब पूरी तरह से श्रवण बाधित बालक में कितने डीबी तक की श्रवण क्षमता बाध्यता होती है। अब इसमें 80 डेसिबल ऑप्शन नंबर अ, ऑप्शन नंबर ब 90 डेसिबल, ऑप्शन स 85 डेसिबल, ऑप्शन द 87 डेसिबल। तो यहाँ पे पूर्ण बाधित बालक की बात की जाए तो उसका जो श्रवण देशी वो डेसिबल अंक होता है वो होता है 90। कितना होता है? 90 होता है। ऑप्शन नंबर ब हमारा सही हो जाएगा, 90 डेसिबल। अगला प्रश्न है, कह रहा है मानसिक मंद बालक को इस नाम से जाना जाता है। जो मानसिक मंद बालक होता है और किस नाम से उसे जानते हैं? पहला तो मानसिक मंद बालक हो गया, दूसरा उसको किस नाम से? अल्पबुद्धि से पुकारेंगे उसे, पिछड़े हुए बालक से पुकारेंगे, या मूढ़ से पुकारेंगे, या उपरोक्त में से सभी। तो इसमें जो हमारा मानसिक मंद बालक है इसमें हमारा अल्पबुद्धि कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अल्पबुद्धि कहा जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर हमारा ए है अ, ये हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है 50-60 बुद्धि लब्धि वाले बालक को किस श्रेणी में रखा जाता है? जो 50 से 60 डेसिबल बुद्धि लब्धि है उसको किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो ऑप्शन अ दुर्बल बुद्धि में, ऑप्शन ब जड़ बुद्धि में, ऑप्शन स हीन बुद्धि में, ऑप्शन द मंद बुद्धि में। ठीक है, तो 50 से 69 है। कितना? 50 से 69 कर लेना आप लोग। कितना? 50 से 69, 50 से 16 है। ठीक, तो इसको हम दुर्बल बुद्धि में रखेंगे। कौन सी में? दुर्बल बुद्धि में रखेंगे। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर आ है ये हमारा सही हो जाएगा, दुर्बल बुद्धि। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कम होती है। मानसिक रूप से जो पिछड़ा हुआ बालक होता है उसकी बुद्धि लब्धि कैसी होती है? कह रहा है पहला ऑप्शन औसत बालक से कम होती है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि प्रतिभाशाली बालक से कम होती है, तीसरा कह रहा है समस्यात्मक बालक से कम होती है, और चौथा कह रहा है कि इनमें से भैया कोई नहीं है। तो जो मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बात की जाए तो जो उसकी बुद्धि लब्धि कम होती है वो औसत बालक से कम होती है। किससे होती है? औसत बालक से कम होती है। तो ऑप्शन नंबर आ हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मंदित बालकों की शिक्षा हेतु ध्यान दें। जो मंदित बालक होते हैं उनकी शिक्षा के लिए हम किस प्रकार ध्यान दे सकते हैं? कि उनकी रुचि का ध्यान रखा जाए, कि उनकी अवप्रेरणा का ध्यान रखा जाए, कि उनकी रुचि और अवप्रेरणा दोनों का ध्यान रखा जाए, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, मंदित बालकों की शिक्षा हेतु हमें सबसे पहले उनकी रुचि का भी ध्यान रखना होगा, और नंबर 2 उनकी अवप्रेरणा का भी ध्यान रखना होगा। तो इसका मतलब है कि जो हमारा ऑप्शन नंबर सा है, ऑप्शन नंबर सा वो हमारा सही हो जाएगा कि रुचि भी ध्यान में रखनी है और अवप्रेरणा को भी हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, कह रहा है कि मानसिक मंद बालकों की पहचान के लिए कितने प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं? जो मानसिक मंद बालक होता है इसकी पहचान के लिए कितने प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं? इसमें ऑप्शन दे रहा है कि 2, दूसरा 3, साथ कह रहा है 4 और द कह रहा है 5। तो मानसिक मंद बालकों की पहचान के लिए परीक्षणों की बात की जाए तो इसमें हमारे 3 परीक्षणों की बात होती है। कितने परीक्षणों की बात होती है? 3 परीक्षणों की बात होती है। तो ऑप्शन नंबर पर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न कह रहा है
कि अन्वेषण विधि की खोज किसने की थी? कौन सी विधि? अन्वेषण विधि की खोज किसने की थी? पहला कह रहा है कि भैया आर्मस्ट्रॉन्ग ने की है। दूसरा हमारा जो ऑप्शन है स्किनर ने की है। तीसरा ऑप्शन है हमारा प्लेटो ने की है और चौथा है फ्रॉबल ने की है। तो यहाँ पे हम अगर बात करते हैं अन्वेषण विधि की, तो जो हमारे नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैं, कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, इन्होंने हमारी अन्वेषण विधि की खोज की थी। ठीक, ऑप्शन नंबर आ हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है परंपरागत पद्धति है, ट्रेडिशनल सिस्टम पूछ रहा है हमसे, है क्या? कह रहा है कि व्याख्यान, वाद विवाद, प्रश्नोत्तर या उपयुक्त सभी। तो इसमें परंपरागत पद्धति की बात की जाए तो वाद विवाद तो हो ही नहीं सकता, प्रश्नोत्तर विधि हो नहीं सकती, तो इसमें हमारा एक ही ऑप्शन बचता है कि व्याख्यान विधि। कौन सी? इसमें हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। ये परंपरागत पद्धति है। प्रश्न नंबर 25 हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है? कि समग्रता पर आधारित है। किस पर? समग्रता पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर अ आगमन, ऑप्शन नंबर बी निगमन, ऑप्शन सा कह रहा है कि दोनों सही है, ऑप्शन दा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे समग्रता पर आधारित की बात की जाए तो इसमें हमारा निगमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ब हमारा सही हो जाएगा। समग्रता पर आधारित केवल निगमन विधि होती है। अगला प्रश्न है, कह रहा है ज्ञात से अज्ञात का सूत्र लागू होता है। ज्ञात से अज्ञात का सूत्र किस पे लागू होता है? आगमन विधि पे होता है, निगमन विधि पे होता है, या विश्लेषण विधि पे होता है, या संश्लेषण विधि पर होता है? तो ज्ञात से अज्ञात के सूत्र की बात की जाए तो इसका आंसर जो हमारा मिला है वो हमारा है विश्लेषण विधि। कौन सी विधि? विश्लेषण विधि। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।